1200 रीट के बाद पटवारी भर्ती का संग्राम। पटवारी भर्ती परीक्षा शनिवार को। 16 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदेश में खासे बंदोबस्त। यहाँ से हैवी व्हीकल और हमारे लोडिंग व्हीकल और तीसरा जो है स्लो मूविंग व्हीकल, इन तीनों को 3 दिन के अपन प्रतिबंधित कर रहे हैं। रीट के बाद प्रशासन की अग्नि परीक्षा। हम पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं लड़कियों को कि परीक्षाएं निर्विघ्न और पूर्णतया सुरक्षित सुनिश्चित की जाएगी। नकल से भर्ती परीक्षा को बचाना बड़ी चुनौती। ऐसे तत्वों के खिलाफ जो परीक्षा में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, उनके खिलाफ हम प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कर रहे हैं। फिर परीक्षा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। रीट आयोजित करने वाली एजेंसी की तैयारी कम नहीं थी, सरकार ने सहूलियतें भी कम नहीं दी थी, लेकिन धांधली करने वालों ने कड़े बंदोबस्त में भी गड़बड़ी की सीलन का रास्ता ढूंढ ही लिया था। चूंकि रीट में गड़बड़ी के जख्म अभी ताज़े हैं, इसलिए पूरी संभावना है कि दूसरी बड़ी परीक्षा यानी पटवार परीक्षा में इस तरह की गड़बड़ियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। पिछले 1 महीने से विपक्ष ने रीट को लेकर आंदोलन छेड़ रखा है और सरकार भी इसको बेहद गंभीरता से लेते हुए नकल कानून को और कड़ा करने का फैसला कर चुकी है। तो देखने वाली बात होगी कि पटवार परीक्षा की सूरत कैसे रीट के आयोजन जैसी होगी या कहिए कि उससे बेहतर होगी, और इसी पर प्राइम डिबेट में आज बहस होगी इन सवालों के जरिए कि कितना दिखेगा रीट के सबक का पटवार परीक्षा में असर। सहूलियतें मिली, कब मिलेगा बिना धांधली परीक्षाएं होने का भरोसा। और क्या गड़बड़ी करने वालों में दिखेगा कानून में बदलाव के संकेत का खौफ। एकीकृत बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव हैं हमारे साथ आज प्राइम डिबेट में। आशीष चतुर्वेदी जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आर तिवारी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और NS नरूका साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की। बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। पहले तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ। ताज़ा अभी सबक मिला है 1 महीने पहले, कल की परसों की परीक्षा जो है उनको किस तरह से देखा जाए कि आपके बगल में बैठे हुए आशीष चतुर्वेदी जी की पार्टी को फिर से सड़क पे उतरने का मौका नहीं मिले। तिवारी जी। जेपी साहब, परीक्षा की घड़ी तो है ही। 15 लाख बच्चे पटवार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं 23 और 24 तारीख को, और भारतीय जनता पार्टी के आशीष भाई बैठे हैं। ना तो ये कभी सड़क पे उतरे, खाली बयानवीर हैं, लेकिन फिर भी जननायक अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में इतिहास रचा गया था रीट का। हाई कोर्ट तक पहुंचे बेरोजगार लड़के भी पहुंचे थे और भारतीय जनता पार्टी ने हो हल्ला किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था अगर 2-4 जगह कहीं अगर ऐसा कुछ हो जाता तो संपूर्ण परीक्षाएं रद्द करने का कोई मायने नहीं है। और राजस्थान हाईकोर्ट ने भी अभ्यर्थी से कहा कि आप एकल पीठ में जाओ। सरकार की नीयत ठीक है, हम लड़कों को लड़कियों को रोजगार देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में केंद्र में मोदी जी ने जो 2 करोड़ का जो हम लोगों को जो जुमला दिया था उनमें से तो एक तो भर्ती की नहीं। राजस्थान की सरकार 28 महीने में से 18 महीने तो महामारी से जूझ रही, लोगों का जीवन बचाने के लिए, लोगों का पेट पालने के लिए लगता रहा। लेकिन फिर भी जननायक अशोक गहलोत जी ने अपने तमाम मंत्रालयों से कहा है बेरोजगारों को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता है। और उसी के तहत जो 16.5 लाख रीट की परीक्षा दी थी, आज हम 15.5 लाख बच्चों को 23 और 24 तारीख को हम पटवार परीक्षा में शामिल कर रहे हैं। और हमने वही सहूलियतें दी है।
हमने आने जाने के लिए 22 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक लड़के लड़कियों को जो भी पटवार परीक्षा में भर्ती होना चाहते हैं या एग्जाम में बैठना चाहते हैं, हम लोगों ने उनको निःशुल्क सेवाएं दी है। भामाशाहों से कहा है कि उनको रोटी पानी का इंतजाम करके सरकार भी अपनी तरह से इंतजाम करेगी। और ये अब की बार नकलची सुन ले, जननायक अशोक गहलोत अध्यादेश ला रहे हैं। जो पहले सजा 3 साल की थी, हमने उसको 7 साल की सजा की है। ठीक है। हमने पहले भी कहा था कि अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर कहीं कोई परीक्षा में नकलची पाए गए या वहां का स्टाफ पाया गया तो उस स्कूल की या उस संस्थान की हम मान्यता रद्द करेंगे। 2 बातें कुल मिलाकर के, अगर कोई कर्मचारी अधिकारी शामिल होगा तो निश्चित रूप से बर्खास्त होगा। और आप देखना, राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत पटवार परीक्षा में सफल होंगे और राजस्थान की सरकार सफल होगी। ये परीक्षाएं 23 और 24। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ जेपी साहब, पहली बात तो आप ये करें तिवारी जी, आपने कुल मिलाकर 2 बातें कही हैं आपने। हाँ, क्योंकि उस दिन करवा चौथ और हिंदू संस्कृति में हिंदू बहनें माएं करवा चौथ को पानी भी नहीं पी सकती है। तो हमने ऑप्शन दिया कि आप अगर 23 तारीख को देना चाहें तो 23 को दो। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जननायक अशोक गहलोत जी की। देखिए, सहूलियतों के ऊपर तो अभी तक तो कोई बहस हुई नहीं और ना ही मुझे लगता है कि विपक्ष ने इसको लेकर के कोई सवाल उठाया, सिवाय इसके कि आपको जो पैसा सरकार को देना था रोडवेज को, वो पैसा बोर्ड को जो इकट्ठा हुआ था उस पैसे में से चला गया। तो बोर्ड को जो आमदनी होती उसमें कहीं ना कहीं चूना लग गया बोर्ड को। ये विपक्ष आपके ऊपर सहूलियतों को लेकर के आरोप लगाता रहा है। बाकी दूसरा मुझे ध्यान नहीं, अगर कोई होगा तो आशीष जी बोलेंगे। लेकिन आपने मोटी मोटी 2 बातें कही हैं तिवारी जी। पहला तो आपने ये कहा कि पहले से ज़्यादा एहतियात बरती जाएगी। दूसरा आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद तो नौकरियाँ देती नहीं है और आप देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें इनको खामियां ही खामियां दिखती हैं, उसमें बेवजह ये मुद्दे बनाते हैं। यही बात है ना कुल मिलाकर के तिवारी जी। बोलिए आशीष चतुर्वेदी जी, रिस्पॉन्ड करिए। देखिए जेपी शर्मा जी, सबसे पहले तो जो अभ्यर्थी 15.5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि उनकी परीक्षा अच्छी हो। और उनके मन में जो एक भ्रम रहता है हमेशा कि नकल के कारण या फिर पेपर लीक के कारण जो परीक्षा है आप देखिए कि वो टल जाएगी। क्योंकि जो पिछले कई सालों से जो हम देख रहे हैं, चाहे वो रीट एग्ज़ाम हो गया हो, चाहे वो JN भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो SI का एग्ज़ाम हो, चाहे दूरसंचार भर्ती परीक्षा हो, इनका जो हश्र हुआ, 1 मिनट तिवारी जी मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। हाँ जी। इनका जो हश्र हुआ है वैसा इस एग्ज़ाम का हश्र ना हो। तो हम चाहेंगे कि सरकार बहुत कड़ाई से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाए, ताकि जो बेरोजगार लोग हैं, आप देखिए कि सरकार ने 3 साल में अपनी नाकामी के कारण एक लाखों लोगों के बेरोजगारों की एक फौज खड़ी कर ली। आप देखिए 2,60,000 पद इस सरकार में खाली पड़े हुए हैं और सरकार 3 साल पूरा कर रही है, इसके बाद बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। तो बार बार ये क्या करते हैं कि हर चीज़ को एक इवेंट का रूप देने की कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा रीट का जो एग्जाम हुआ 26 तारीख को, तो हमने देखा कि जो सरकार है मुख्यमंत्री लेवल पे बहुत प्रचार प्रसार कर रही है। भाई आपको अपनी एनर्जी ये लगानी चाहिए थी कि रीट का जो एग्जाम है वो बिना संदेह के कंडक्ट होता। अभी तिवारी जी बोल रहे हैं कि रीट का एग्जाम की बात कर रहे थे, आप देखिए जेपी शर्मा जी क्या कर दिया वो जो एग्जाम है पूरा संदेह के घेरों में चल रहा है। आप देखिए दोनों देखिए अलग अलग चीजें हैं। एक मिनट की बात कर लेता हूँ जेपी शर्मा जी, 1 मिनट। आप देखिए पहले तो ये बात आती है कि साहब वो 8:30 बजे पेपर लीक हुआ, फिर बात आती है कि 4 बजे लीक हुआ। आप देखिए कि पहले बत्तीलाल की बात पृथ्वीराज के बाद जब भजनलाल, अब भजनलाल जब पकड़ा जाएगा तो मालूम पड़ा वो किसी नंदलाल का नाम ले लेगा। तो आप देखिए ये कड़ी इतनी बड़ी होती जा रही है, सरकार जो मुख्य आरोपी उस पर पहुंच नहीं पा रही है। भाई पेपर लीक किसने करवाया? पेपर जो सरकार की एजेंसी, उसमें तो कोई न कोई दोषी होगा, तो सरकार उस पर तो हाथ डाल नहीं रही है। आप देखिए अभी जब भजनलाल पकड़ा जाएगा तो तीसरे आदमी का नाम ले देगा। सवाई माधोपुर में पेपर लीक हुआ, बाड़मेर में पेपर चला गया, जयपुर में पेपर चला गया, दौसा में पेपर चला गया। तो आप क्या मानते हैं? आप देखिए जो रीट में जो परीक्षार्थी बैठे हुए उनके मन में एक संदेह बना हुआ है कि ये जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा इसमें क्या जो लोग पास होंगे क्या वो सारे ऐसे होंगे जिनके पास पेपर नहीं था? भाई आप कितने लोगों को ट्रेस कर पाएंगे? तो हम तो ये चाहते हैं, सरकार से अपेक्षा करते हैं कि आने वाला जो पटवारी का जो पेपर हो वो बिल्कुल उसमें कोई निष्कलंक पेपर होना चाहिए। जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। पूरी पारदर्शिता के साथ जो है सरकार को ये एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले मुझे ये बता दीजिए आशीष जी कि इवेंट का कल आरोप लगाया भारत कांग्रेस ने कि आपने साहब वैक्सीन के 100 करोड़ डोज लग गए, इसको आपने इवेंट का रूप दे दिया। आप आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने रीट के आयोजन को इवेंट का रूप दे दिया। अगर परीक्षार्थियों को सहूलियत दी गई है, परीक्षार्थियों को अगर सहूलियत दी गई है देखिए तो उसमें इवेंट जैसा कर दिया। नहीं, देखिए 2 चीजें हैं। 100 करोड़ वैक्सीन लगने का
जो इवेंट है वो इसलिए जरूरी है हाँ। कि उसमें आप देखिए कि लाखों हेल्थ वर्कर, हाँ। डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मी, हाँ। इवन जो लगवाने के लिए हो रहे हैं उनको एनकरेज कैसे किया जाए, आप देखिए उनको एनकरेज करना जरूरी है। और एक सफल है, आप देखिए अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो इस अरे वैक्सीनेशन आशीष, के ये तो कारण कोई- हाँ। कोरोना ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। हाँ। आप जो रीड हम कहते हैं आप ठीक, इवेंट ठीक, बनाते ठीक। ना रीड का, ठीक, ठीक, लेकिन ठीक, आप ठीक। एग्जाम तो ढंग से कंडक्ट कराते, बिल्कुल ठीक क्या है। डाउट नहीं है क्या? ठीक जितने है। अभ्यर्थी बैठे हैं लाखों बड़ा अभ्यर्थी- जनमानस ये मानता है कि 100 करोड़ डोज अगर पार करता है हिंदुस्तान तो वो भी एक समारोह का वक्त है, लेकिन आपको साथ ही ये भी मानना चाहिए कि अगर सहूलियत दी गई है लाखों परीक्षार्थी नहीं हम इवेंट किसी की देखिए भी जेपी शर्मा किसी जी, के ऊपर उसका जहाँ आर्थिक तक बोझ इवेंट पड़ की रहा है बात है, तो उन भारतीय जनता सहूलियतों पार्टी उन जश्न सहूलियतों मनाती का रीड के स्वागत होना इवेंट का। चाहिए। अगर ये सफलतापूर्वक करवा लेते तो हम भी जश्न में शामिल आर होते। तिवारी जी काफी कुछ देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए तिवारी जी, बोलिए। जेपी साहब 100 करोड़ लोगों को डोज देने की बात में इवेंट मना रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। हाँ, क्यों नहीं मनाया? भारतीय बताइए आप। जनता पार्टी के गली और कूचे के साथ ही पटाखे छोड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं अगर कांग्रेस का दबाव नहीं होता तो इन्होंने तो कोविशील्ड को 3000 करोड़ देने से मना कर दिया था। इन्हें तो 18 अब साल वापस- के बच्चों को अब वापस फ्री रेट पर करने आ के जाए। लिए मना रेट कर और दिया पटवार था। पर आ ये जाए। सारे भारतीय जनता पार्टी वाले जैसे ठीक है माने तिवारी कि जी, तिवारी जी इस पर बहस हो गई और बहस वैक्सीन चलती रहेगी, इस पर बहस हो गई और बहस आगे चलती मैं रहेगी। फिर कह रहा हूं एक मिनट का अब जिस समय मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं ना उसी मुद्दे पर रहेंगे तिवारी जी। शर्मा जी, एक मिनट। पटवार परीक्षा सफलता शर्मा जी, से हम अब एक चूंकि मिनट इन्होंने आगे विषय उठाया है और तो ये बताना इनके जरूरी है भारतीय कि जनता राहुल पार्टी गांधी के ने ट्वीट किया था हमारी नेताओं को वैक्सीन कहाँ गई, ठीक है। तो वो वैक्सीन कहाँ गई बताना जरूरी था। ठीक आप है। देखिए आज देश उपेंद्र के यादव, बहुत एक बड़े मिनट आप बच्चों सुनिए को ना, देखिए। अरे सुनिए तो, एक मिनट उपेंद्र यादव, एक लंबा अरसा आपको भी सड़कों पर संघर्ष करते हुए हो गया और एक बहुत लंबा अरसा हम लोगों को ये देखते हुए हो गया कि परीक्षाएं हमेशा ही संदेह के घेरे में रहती हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, एजेंसी कोई सी भी हो उसको करवाने वाली। अब उसमें कभी एक तरह का सांप निकले, कभी दूसरी तरह का निकल जाए, लेकिन हमेशा रहता संदेह। संदेह केवल परीक्षा के आयोजन में ही नहीं, इस बात में भी रहता है कि परीक्षा के पड़ाव से गुजरकर नियुक्ति तक पहुंचने के बीच में अभी तक तो कई बाधा दौड़ है जिसमें पता नहीं कहाँ जा करके बात अटक जाए। इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र एक परीक्षार्थी के तौर पर सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी लेता हूँ, फिर मैं सवाल करता हूँ। बोलिए। मैं ये कहना चाहूँगा बीजेपी हो, जो कांग्रेस का कार्यकाल हो, इस समय पेपर लीक हो रहे हैं लगातार। जो अध्यादेश की घोषणा की है उसको तत्काल लागू करना चाहिए था। पटवारी आदेश भर्ती हो जाएगी, लाखों लोगों की तो परीक्षा पहले हो जाएगी। अब उसको बाद में घोषणा अच्छी की है लेकिन उसको पहले लागू करो। और मैं जो अध्यादेश लेके आए गैर जमानती कानून वाला 7 साल वाला गैर जमानती। पहले मैं इस पर बात कर लूँ आपसे, आपको लगता है कि कानून को लाने से या कानून को कड़ा करने से इस पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा? जी, इससे क्या होगा कि जो ग्रामीण परिवेश से जो लोग है ना, जो लगातार तैयारी करे, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो दलदल में जा रहे कि हाँ 10 लाख रुपए देके मेरा बच्चा लग जाएगा, वो आपराधिक दुनिया में जा रहे हैं, उनमें डर होगा। और जो जगदीश बिश्नोई जिसका नाम आ रहा है कि पिछले 10 साल से वो बाहर घूम रहा है, न बीजेपी पकड़ पाई न कांग्रेस के पकड़ पाई, ऐसे लोगों को जेल में डालो, सख्त कानून बनाओ, डर होना चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता को, भजन लाल का है क्यों नहीं पकड़ा? एसआई भर्ती में रीट का ओमार शीट बाहर आ गई, बीकानेर से पाली पेपर आ गया, आंसर वापस चले गए, 12 लोग गिरफ्तार हो गए, वहां वीडियो बाहर आ गया, उनकी जांच क्यों नहीं आता, पता क्यों नहीं चला? क्योंकि इसमें बड़े लोग लिप्त है। इसको मामले को दबाने से मामला दबेगा नहीं, उसका उजागर होना चाहिए, तय तक जाने कड़ी से कड़ी जोड़ा जाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़े राजनेता का इसमें हाथ है, इसकी जांच होनी चाहिए। और पिछले 9 दिन से हम शहीद स्मारक में हमारा महापड़ाव चल रहा है। पहले मैं आमरण अनशन पे था, अब महापड़ाव चल रहा है। 23 फरवरी को हमारा समझौता रात को 12:30 बजे सुभाषगढ़ राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से हुआ, उसके लिए सुभाषगढ़ मुकर गए कि मैं क्या करूं, नहीं हो सकता। आज उसके लिए हम धरने में बैठे हुए। आखिरकार हम जाएं तो कहा जाए, लिखित समझौते से मुकर रहे हैं। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 हो, चाहे शिक्षक भर्ती 2012 हो, चाहे स्कूल व्याख्याता भर्ती हो, और चाहे वो और जो फार्मासिस्ट हो, और रीट शिक्षक भर्ती 2018, जो तमाम लोग वहां धरने बैठे हैं। शिक्षा विभाग 19,000 पदों की घोषणा की है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटीआई भर्ती। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक पुस्तकालय वो अधूरी है, चिकित्सा विभाग में अधूरी है। तमाम भर्तियों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, चाहे एजेंसी अलग अलग हो, जो मैंने शुरू में कहा, चाहे सरकारें बदल जाएं, लेकिन वो ल्यूफोल्स जो आती हैं और जिनकी वजह से मामला बिगड़ता है वो नहीं बदलते, वो रहते हैं। यूं क्यों है ना? नरूका साहब, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ना मेरी? हेलो, आप चूंकि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को संभाल चुके हैं, तो सर एक तो पहले ये समझाइए सर, देखिए जो गोपनीय पहलू होगा आप लोगों के कामकाज करने के तरीके का उसको, लेकिन जो पब्लिक में जो बात की जा सकती है थोड़ा सा ही समझाइए कि किसी परीक्षा की घोषणा होने से लेकर और परीक्षा निपट जाने तक की प्रक्रिया क्या होती है और आपका अनुभव अपना क्या, वो संक्षेप में बताइएगा। आपका अनुभव अपना क्या है कि कहाँ वो कमजोर कड़ी है जहाँ से लीकेज हो जाता है? नरूका जी। पहली बात तो ये कि मैं 2014 से 2018 तक सिलेक्शन बोर्ड में रहा, 3 साल सदस्य रहा, 1 साल चेयरमैन के रूप में काम किया।
विशेष रूप से जब विज्ञप्ति जहां प्रकाशित होती है, हमने उसमें 3 महीने का प्रोग्राम बना रखा था कि विज्ञप्ति से 1 महीना आवेदन करने का, अगले 1 महीने उनकी तैयारी करने का एग्जाम होने पर, और उसके बाद में 1 महीने का में परिणाम जारी करने का। इनमें तीनों में हम पूरी तरह खड़े रहे। जहां तक गोपनीयता का विषय है कि सबसे पहले जो आता है कि आपका पेपर कहाँ बनवाने होते हैं, तो अपने प्रेस जो है वो बिल्कुल गोपनीय ढंग से, इस ढंग से होती है कि किसी को पता नहीं लगे कि कहाँ वो हो रहा है, कहाँ कैसे हो रहा है और कहाँ से उसे संपर्क किया जाता है। दूसरा कि जो पेपर जो हम सेट करवाते थे वो अलग अलग एक्सपर्ट से अलग अलग पेपर्स बनवाते थे। कहीं बनाते किसी एक्सपर्ट को ये पता नहीं लगता कि मेरा पेपर आएगा, इवन जो चेयरमैन है उसको भी पता नहीं लगता है कि हम जो क्वेश्चन पेपर बनवा रहे हैं उसमें बेसिकली कोई सी भी हम किसी का उठा के दे देते, कुछ देखते नहीं थे वहां पर बोर्ड में, और उसको जो है वहां सीधे जो है वहां पर भेज देते थे प्रेस में। प्रेस वाले ही सीधे जो है वहां पर सीधे ट्रेजरी में वहां अपने पेपर बनाने के बाद ट्रेजरी में भेजते थे, और ट्रेजरी में बिल्कुल सुरक्षित ढंग से लोग में वो है पूरी जो है सुरक्षित रहते थे। और जहां जिन सेंटरों में एग्जाम रखा जाता था उस समय भी ध्यान रखा जाता था कि कहीं नकल नहीं हो, इसलिए आसपास के जिलों में, दूसरे जिलों में जो है उनको अभ्यर्थियों को भेजा जाता था। विशेष रूप से विकलांगों को जरूर वहां उन्हीं का जिला रखते थे, बाकी तो वो आसपास के दूसरे जिलों में भेजा जाता था। उसके बाद में जब एग्जाम प्रारंभ होता था उसमें भी हमने यहाँ पर जेमर का प्रयोग किया कि जो आसपास कहीं डिस्टर्ब नहीं हो, और परीक्षार्थी के साथ साथ वहां जितना स्टाफ भी लगता है वो भी कोई भी मोबाइल लेके नहीं आएगा, और उसका पूरे का वीडियो हम बनाते थे, और सालों से वीडियो बनाने के बाद पूरे वीडियो जो है हमारे वहाँ सेंटर पे आते थे, और किसी प्रकार की कोई शिकायत आती थी उसको तत्काल निवारण करने की कोशिश करते थे। जहां तक अक्टूबर 2018 तक मैं रहा तब तक एक भी कोई इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं आया कि हमारे कोई पेपर लीक हुआ हो, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन कमोबेश प्रैक्टिस जो है वो 2018 तक जो थी वही प्रैक्टिस अभी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। इसमें आप कह रहे हैं कि ट्रेजरी में जाने के बाद वो 7 तालों में बंद हो जाती है, और आपके यहाँ तो चेयरमैन को भी पता नहीं होता, तो फिर बीच में प्रेस बचती है। तो यहाँ क्या उस तरह के इंतजाम किए जाते हैं जैसे बजट को लेकर किए जाते हैं, या जैसे सरकारें अपने आप को बचाने के लिए बाड़ेबंदी कर लेती हैं, उस तरह से वहाँ का जो स्टाफ है वो जब तक परीक्षा ना निपट जाए तब तक उसको गोपनीयता की परिधि में रहना होता है? नरुका जी। हाँ बिल्कुल, स्टाफ को जहाँ तक चेयरमैन को भी पता नहीं रहता है कि पेपर किस प्रकार का आएगा। स्टाफ वालों को तो बात की बात है, चेयरमैन को भी पता नहीं रहता है कि किस प्रकार का पेपर, क्योंकि वो पेपर जहाँ जाता था वो सील बंद जहाँ से जिस एक्सपर्ट से आते थे तो कई एक्सपर्ट से पेपर सेट करवाते थे, और किसका भेजते हैं उसका भी कौन सा भेजते हैं ये कुछ पता नहीं लगता था। जब पेपर खुल जाता था उसके बाद ही पता लगता था कि उसका पेपर है ये, और उसमें भी हम क्या करते, अलग अलग सेक्शन थे और अलग अलग एक्सपर्ट थे, किसी एक एक्सपर्ट का वो पेपर होता ही नहीं था, कई एक्सपर्ट में मिलाकर वो आता था। इसलिए और जहां जिस प्रेस को दिया जाता था पूरी तरह गोपनीयता जैसी रहती थी, ये पता ही नहीं लगता कि प्रेस वालों के पास में भी इतना गोपनीय, जब देखते थे कि वहां बिल्कुल सिक्योरिटी है, उसी प्रेस को जो है काम दिया जाता था, और पूरी उसकी जिम्मेदारी प्रेस की होती थी कि ट्रेजरी तक पहुंचने तक वो है, इस प्रकार कहीं भी कोई आउट होगा तो सारी जिम्मेदारी उसकी होगी। और हमारा जो स्टाफ रहता था वो तब तक जैसे पूरा एग्जाम हो जाता था, काफी जो आ जाती थी उसके बाद में वो जाते थे, और उनको खुद को पता ही नहीं लगता था, क्योंकि जब चेयरमैन को भी पता नहीं है कि क्या होगा इसमें, तो पेपर में क्या आ रहा है, तो बाकी को क्या पता लगे। ठीक है, ठीक है। उपेंद्र यादव, आप तो परीक्षार्थियों के लिए लड़ते हैं, लेकिन परीक्षार्थियों की तरफ से जो डाल पात वाली स्थिति होती है उसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। मैं जो समझना चाहता था एनएस नरूका साहब से, वो मूल बात ये थी कि प्रेस में ही सबसे ज़्यादा, और अभी इन दिनों में जो सुनने में आया कि सबसे ज़्यादा अगर शक की सुई लोगों की घूमती है तो प्रेस की तरफ घूमती है, और वहीं से ये फला गैंग इतने सारे गैंग हो गए जो ऑर्गेनाइज तरीके से पेपर वहाँ से हासिल भी कर लेते हैं, बेच भी देते हैं, ये भी इंतजाम कर लेते हैं कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में अगर किसी का सेंटर आ रहा है तो वहाँ आपकी सेटिंग करा दें। इस तरह की बातें भी सुनने को मिलती हैं, पता नहीं सच्चाई क्या है। तो इस सब का कोई तोड़ आपको लगता है क्या, और ये लगता है क्या कि ये सरकार के एंड पर किसी तरह की कोई कमी रह गई? जी सर, इसका तोड़ है। सरकारी स्कूलों में एग्जाम करवाई जाए, सरकारी कर्मचारियों को लगाया जाए, निलंबन के बजाय बर्खास्त किया जाए। अभी सरकार ने रीट में निलंबित किया है, बर्खास्त नहीं किया, क्योंकि रीट में हमने कहा था कि पात्रता परीक्षा करवाओ। पात्रता परीक्षा मात्र 2 लाख लोग पास होते, पात्रता में कोई गड़बड़ी करता पात्रता पास होता, और उसके बाद 2 लाख लोगों की सरकारी स्कूलों में रीट की एग्जाम हो सकती थी और उसमें बचा जा सकता था जो पहले होते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब एक साथ इंतजाम हो नहीं पाए। प्राइवेट स्कूल ऐसा जहां
जंगल में परीक्षा केंद्र दे दिए। और दूसरी बार अब आरएस की जो परीक्षा होने वाली है 500 किलोमीटर दूर दे रहे कि बोले कि नकल नहीं होगी, ऐसा नहीं होगी, आपको सुरक्षा पूरी करनी होगी। 500 किलोमीटर में एग्जाम कैसे देना जाएगा? तो इसमें परीक्षा केंद्र सरकारी होना चाहिए, कर्मचारी सरकारी होना चाहिए। अरे भाई चाहिए भी तो अपन भूपेंद्र यादव इस तरह से कह देते हैं। सरकार की व्यवस्थाएं भी देखिए, सरकार की सीमाएं भी देखिए, चाहे किसी की भी सरकार हो। सरकारी स्कूलें हैं कितनी, अभ्यर्थी कितने, उनकी परीक्षा कहाँ कराएंगे? सर पात्रता परीक्षा होती है ना, तो सेकंड एग्जाम करवा सकते थे हम। 2 लाख लोग पास होते, 3 लाख पास होते, उनके हो सकती थी एग्जाम। अच्छा, हो सकती थी, सरकार चाहती तो हो सकती थी, वो ऐसी स्थिति नहीं आती रीत में। ठीक है, अब जो सवाल सामने आ रहा है कुल मिलाकर क्या अर्थ है? हाँ बोलिए बोलिए नरूका जी बोलिए। ये उपेंद्र जी यादव से मेरा पुराना परिचय है। उपेंद्र जी जो कह रहे हैं वो उसमें बात में दम है। जिस समय हम एग्जाम करवाते थे तो उस समय जैसे बड़ी एग्जाम होते थे उसको 2 चरणों में करवाते थे। जैसे कि पहले चरण में कुछ छटाई हो जाए और उसके बाद में सेकंड में तो जो क्रीम बनकर आएगी। दूसरा उसमें जब भी हम सेंटर जहां भी प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, एक सरकारी उसमें जो है इन्विजिलेटर होना जरूरी था और वहां पर ऑब्जर्वर जो है सरकारी था, यह जरूरी था। और जो किसको ड्यूटी लगती थी उस ड्यूटी वाले को ये पता नहीं था कि मेरा किस कमरे में लगता था, उसी समय तय किया जाता था और वो गोली उड़ाकर उनको जो है अलग से तय किया जाता है कि इसके साथ ये रहेगा। तो वहां कोई मिलीभगत नहीं हो। ये सब व्यावहारिक बातें भी ध्यान रखी जानी चाहिए। लेकिन ध्यान कुल मिलाकर के जो रखा गया, तिवारी जी और आशीष जी, आप दोनों की सरकारें रह चुकी रहती हैं। सबसे बड़ा कुछ दिन पहले भी एक बहस हुई थी, उसमें भी बात ये आई थी सामने कि कुल मिलाकर के जो नकल की जाती है, उस नकल के लिए जो नवाचार किए ना नकलचियों ने, उनको रोकने के तौर तरीके निकाल दिए। ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया आपने, ज़िले बदल दिए, सेंटर्स चेंज कर दिए, वहाँ पे आपने अपने आदमी बिठा दिए, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। हालांकि इंटरनेट कनेक्शन आप बंद कर देते हैं, सीसीटीवी कैमरा किसी काम का नहीं रहता। इस तरह की बेवकूफ़ियाँ भी होती हैं। तो इसके साथ अगला जो सबसे बड़ा कदम उठाया जा सकता था वो नेट बंद करने का आसान हथियार। आप लोगों को लगता नहीं है कि इससे आगे बढ़ने की और बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बहुत आगे तक सोचने की ज़रूरत है? बोलिए, एक मिनट आशीष जी। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं जेपी शर्मा जी। सरकार के पास एक लास्ट विकल्प बचता है कि हम जो है नेट बंदी कर दें। आप देखिए, जो व्यक्ति अगर पेपर लीक कर रहा है उसने इतनी प्लानिंग कर रखी है तो वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी लेकर के बैठता है। ऐसा नहीं कि वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन अरेंज नहीं कर सकता। आप देखिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन बहुत इजीली मिलता है, 24 घंटे के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिल जाते हैं। इतनी प्राइवेट कंपनियां हैं, तो ये कोई हल नहीं है। इनफैक्ट आप क्या कर रहे हैं, नेट बंदी करके पूरे प्रदेश की जनता को परेशान कर रहे हैं। इवन वो जो अभ्यर्थी हैं, आपकी सरकार के समय भी नेट बंद हुआ, ऐसा नहीं है कि ये 2019 में नेट उपेंद्र जी ये बात बता रहे थे। आप देखिए, आप जान करके लोगों को दूर दूर भेज रहे हैं। आप कोई अजमेर का है तो अजमेर के विद्यार्थियों को आपने हनुमानगढ़ सेंटर दे दिया। आप अननेसेसरी उस परीक्षार्थी को, जो सीरियस परीक्षार्थी है, जो बेचारा ईमानदारी से परीक्षा देता है, आप उसको परेशान कर रहे हैं। और जो इन कामों में नकल कर रहा है या पेपर लीक करा रहा है, आप उसके जो मूल आरोपी उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और ऐसा नहीं, जैसे मैं आप शर्मा जी आपकी बात सुन रहा था, आप कहते हैं सरकारें बदलने से व्यवस्थाएं नहीं बदलती है। देखिए, बिल्कुल बदलती है। सरकार अगर बदलती है तो व्यवस्थाएं बदलती है। आप इस सरकार का 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, और जैसा भी नरूका जी बता रहे थे जो उनका कार्यकाल था, मैं उनको सुन रहा था, तो आप 2013 से 2018 कार्यकाल देख लीजिए कि हमने कितनी नौकरियां दी, सरकार ने कितनी नौकरियां दी है। ठीक है। आर तिवारी जी कैसे आश्वस्त करेंगे, संक्षेप में बताइएगा, समय बहुत कम बचा है। जिस सरकार की नीयत अच्छी होती है, काम करने की नीयत अच्छी होती है, उसमें सफलता मिलेगी। केवल हमको भ्रम डाल दें बच्चों के भविष्य, ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले कभी अपने पर लेंगे ही नहीं। मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए कहे तो सही, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, एक बार आशीष भाई नहीं बोलेंगे। और राजस्थान का जननायक अगर देना चाहते हैं तो उसमें बेईमानी हो जाएगी। भजनलाल को गिरफ्तार नहीं किया, अरे आप तो ये कहते थे बत्तीलाल को भी नहीं किया। बत्तीलाल का तो सीएमआर में है, बत्तीलाल का तो शिक्षा मंत्री के। आज राजस्थान के शिक्षा विभाग ने कोर्टों से लड़ाई करके 5,500 पदों को वापस चालू करवाया, उनकी भर्ती शुरू होने वाली है। राजस्थान की सरकार तमाम विभागों में आने वाले वर्षों में देखना जेपी शर्मा साहब, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार जननायक के नेतृत्व में, ये उपेंद्र यादव बैठा है, जिन लोगों के लिए लड़ता है उपेंद्र यादव, बेरोजगारों को जितना संभव होगा राजस्थान की कांग्रेस की सरकार पूरा उनको मदद करेगी, उनको नौकरियां देगी। और आने वाले 2 दिन 23 और 24 तारीख को फिर सिद्ध कर देंगे कि राजस्थान की सरकार चाक चौबंद है। ठीक है तिवारी जी, परीक्षा केंद्र का हम भी शुभकामनाएं आपको और परीक्षार्थियों को, सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं। डरने की बात नहीं है।
आप लोगों को अंदर भय पैदा तिवारी जी, मत करो, धन्यवाद। बच्चों को खुल करके एग्जाम देने की मदद करो। धन्यवाद तिवारी जी, शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।